हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंदा एवन एजुकेशनल के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा, पीछे आप देख रहे होंगे, क्लास 12 फिजिक्स यूपी बोर्ड के लिए। क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए हम फिजिक्स की बात करने वाले हैं और क्लास 12 यूपी बोर्ड फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में और समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें और कैसे पढ़नी है। उससे पहले मैं छोटी सी बातें कर लेता हूं इसके बारे में कि सबसे पहली चीज, यदि आप समझो थोड़ा ध्यान से, यदि हम लोग समझने का प्रयास करें, इसके अंदर कि टोटल हमारा फिजिक्स, ठीक है, हमारे फिजिक्स के अंतर्गत यदि टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है, यदि और कौन कौन से चैप्टर्स हैं तो उस केस में टोटल फिजिक्स कई यूनिटों में बटा हुआ है, ठीक है, टोटल फिजिक्स कई यूनिटों में बटा हुआ है, ठीक है। हमारा पूरा भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है, भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान का ये जो सिलेबस है कई यूनिटों में बटा हुआ है, जिसमें से कि आज हम इसके पहले यूनिट वन का चैप्टर नंबर 1, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम आप जानते हो आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश भी कहते हैं इसे, यानी वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, इसकी गणना करने वाले हैं, मतलब इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसको जानने से पहले, यदि इसको जानने से पहले बात करें तो सबसे पहली बात ये आप समझने का प्रयास करो कि यहां पे जो हम सबसे पहली बात करने वाले हैं वो है आवेश, कि आवेश क्या होता है या आवेश किसे कहते हैं। यदि हम लोग बात करें आवेश की, यदि आवेश की बात करें कि आवेश किसे कहते हैं, यदि आवेश की बात की जाए कि आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है, ठीक है। आवेश जो होता है वो किसी पदार्थ का गुण होता है, जिसके आधार पे हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि यदि उस ऑब्जेक्ट पर यदि आवेश उपस्थित है तो वह इस पदार्थ में यह गुण ले आता है कि यदि उस पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाए तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है। यदि कोई वस्तु आवेशित है तो उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। अब बात ये आती है, यानी आवेश की परिभाषा लिखने की बात करें हम लोग तो आवेश किसी वस्तु का गुण है। आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वस्तु को ऐसे आप लिख लीजिए, वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर उस वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। यदि हम लोग बात करें, किस चीज की बात कर रहे हैं भाई,
आवेश की। आवेश क्या होता है, तो आवेश की परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उस वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर उस वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। यानी यदि कोई वस्तु आवेशित है तो उस वस्तु को यदि आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हो तो उस वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा। ठीक है, इतनी बातों के बाद थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करते हैं कि सर आप ये बता दो हमें कि इस आवेश की कल्पना कब की गई। ठीक है, इस आवेश की कल्पना कब की गई, तो सबसे पहली चीज यदि बात करें तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले यूनानी वैज्ञानिक या दार्शनिक कह सकते हैं, यूनानी दार्शनिक थेल्स, ठीक है, थेल्स ने इसकी कल्पना की। यानी थेल्स ने बताया कि यदि आप आबनूस की छड़, ठीक है, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ते हो तो एक आकर्षण, मतलब कि एक ऐसा प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है जिससे कि वह किसी चीज को आकर्षित कर सकती है। तो जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि वो आवेश होता है। लेकिन उस समय 2500 वर्ष पहले इस बात पर बहुत गौर नहीं किया गया। लेकिन 16वीं शताब्दी में यानी 1600 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलबर्ट। ठीक है, गिलबर्ट ने इसकी व्याख्या की और बताया कि आवेश नाम की एक फिनोमिना होती है, आवेश नाम की एक घटना होती है जो किसी वस्तु पर उसके नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सामान्य तौर पे नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उस नाभिक के चारों ओर उसके जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो कक्षक होते हैं, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, उस आधार पर इन्होंने कहा कि वहां पर 1600 ईस्वी में गिलबर्ट ने यह बताया कि आवेश नाम की परिकल्पना होती है और इसके आधार पर इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आवेश दो प्रकार के होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी धन आवेश और ऋण आवेश। यदि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर धन आवेश और ऋण आवेश की परिकल्पना की जाए या इनकी बात की जाए, किसके आधार पर? तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर यदि धनावेश और ऋणावेश की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर धनावेश और ऋणावेश का केवल इतना मतलब है कि यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उस वस्तु पर ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आवेश, नकारात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसी में यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो उस पर कमी होने पर उस पर धनात्मक आवेश या धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, उस पर धनात्मक आवेश या धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या बोला गया भाई? सामान्य तौर पे यदि कहने का प्रयास करें तो हमने क्या कहा आपसे?
ठीक है। यदि आप सामान्य तौर पे ये समझने का प्रयास करो कि क्या कहा जा रहा है सर, तो हमने कहा कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन की बात की जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यानी इसके आधार पर यदि आप इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेश की बात करोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर जो आवेश होता है वह दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। धनावेश की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो धनावेश कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो ऋण आवेश कहलाता है। अब बात ये आती है कि इस धन आवेश और ऋण आवेश का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो भाई धन आवेश और ऋण आवेश दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। मतलब क्या सर होता है सर, तो यदि दोनों के मान की बात की जाए तो दोनों का मान जो होता है सामान्य तौर पे, दोनों के मान की बात की जाए तो दोनों का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बस कंडीशन इतनी है कि यदि धन आवेश होगा तो पॉजिटिव होगा और ऋण आवेश होगा तो नेगेटिव में होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। यानी धन आवेश कैसा होगा, धन आवेश की वैल्यू सेम होगी, ऋण आवेश के सेम होगी। बस कंडीशन क्या है, यदि धनात्मक होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी और ऋणात्मक होगा तो वैल्यू नेगेटिव होगी। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। एक बात फिर से समझ लीजिए कि आवेश की परिकल्पना करने वाले वैज्ञानिक थेल्स थे, जो यूनानी दार्शनिक थे, और 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट ने इसकी व्याख्या की। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहीं पर एक नोट पॉइंट बना के आप लिख लीजिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत के आधार पर यदि हम लोग बात करें तो यह कहा जाता है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत के आधार पर न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी आवेश संरक्षण सिद्धांत के आधार पर यदि हम लोग बात करें तो आवेश संरक्षण सिद्धांत हमसे यह कहता है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत के आधार पर आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो सामान्य तौर पे हमने क्या सीखा आज, अभी तक हमने यह सीखा कि आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके आधार पर यदि उस वस्तु को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाए तो उस वस्तु पर या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है। ठीक है, और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या की अधिकता हो जाए, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो उस पर ऋण आवेश आता है, और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो उस पर धन आवेश आता है। और आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमसे यह कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यदि इतनी बात समझ में आ गई हो, तो यदि उसके आगे समझने का प्रयास करें, यदि इतनी बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से सब लोग वीडियो को लाइक तो कर ही देना। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो इसके आगे यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज समझो आप थोड़ा सा, ठीक है, कि आवेश इतने ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इस केस में थोड़ी सी बात ये आती है कि सर आवेश जो चार्ज है किसी वस्तु पर, यदि मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं या 5 इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, तो किस आधार पर हम ये बात करेंगे कि उस पे जो आवेश है वो कितना बढ़ा या कितना घटा। ठीक है, तो उसके लिए आवेश और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में, आवेश और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में एक संबंध दिया गया। मतलब
यदि कोई वस्तु है हमारे पास, यदि कोई वस्तु है हमारे पास, ये एक वस्तु है हमारे पास, इस वस्तु पर यदि इस वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, की अधिकता हो जाती है, तो इस अवस्था में इस पर जो आवेश है वो कितना होगा सर, इस पर जो आवेश का मान होगा वो कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला देखेंगे अभी, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, Q इक्वल टू एन इंटू ई, जहां पर यदि हम लोग बात करें कि Q क्या है, तो Q, यदि Q की बात की जाए तो Q जो है आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा है, और n की बात करें तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और यदि E की बात करें तो ये E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। कहा तो सर कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह अभी अभी हम लोगों ने लिखा था, जिन किसी को याद हो वह कमेंट करके बता दे, नहीं तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है, जो कूलाम होता है वो क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे यहां पर। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आप देख पाएंगे, यदि एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, यदि किसी आवेशित चालक पर, कोई आवेशित चालक है, उस पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए हैं किसी वस्तु पर, तो उस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, आवेश की मात्रा पूछी जा रही है, यानी हमसे Q पूछा जा रहा है, Q पूछा जा रहा है। और E की बात करें तो E सबको पता होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। यदि यहां पर N की बात करें तो N का मान दिया है 1500, ठीक है, यानी Q का मान हमसे पूछा जा रहा है, E का मान हमें दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, और N का मान कितना दिया है, 1500। तो यदि इस फॉर्मूले को सॉल्व करें, यदि हम यहां पे इसको सॉल्व करें तो आप देखोगे कि Q इज इक्वल टू, फार्मूला होता है N इंटू ई, Q इज इक्वल टू फार्मूला होता है N इंटू ई, N का मान कितना है, 1500, 1500 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने पर जो आपके पास आंसर आएगा 1500 गुणे 1.6, यानी आप इसे कैलकुलेट करोगे तो टोटल 8, 16 पाँचे 80 को 8 हासिल लगा 0, सॉरी 80 को 0 हासिल लगा 8, ठीक है, बाय मिस्टेक, फिर से देख लीजिए इसको ध्यान से, यानी 16 पाँचे 80 को 0 हासिल लगा 8, 16 एकम 16 और 8 24, ठीक है, 2 0 लगा है, लगा दीजिए, इंटू 10⁻⁹, और यहां एक अंक पे दशमलव है तो यहां एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी कितना आएगा, 2400.00 इंटू 10⁻⁹। यदि आप इसे कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल 3 अंक इधर आएगा, यानी 2.4000 इंटू 10⁻3 अंक आपका देखोगे तो बाएं साइड खिसक गया, तो उस अवस्था में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वह 10⁻⁻16 हो जाएगी, यानी फाइनल आंसर कितना आया, 2.4 इंटू 10⁻16 कूलाम, यानी इस पर आवेश कितना है, 2.4 इंटू 10⁻16 कूलाम। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी यदि आवेश की बात की जाए, यानी कोई वस्तु जो इस पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई थी, यदि उस पर आवेश की बात करें, उस पर कितना आवेश आ गया, तो उस पर 2.4 इंटू 10⁻16 कूलाम का ऋण आवेश उत्पन्न हो गया होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई ना, और अधिकता होने पर, इलेक्ट्रॉन की यदि अधिकता हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो एक अगला क्वेश्चन एक और करते हैं इसी पे, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम ऋण आवेश होता है, तो एक अल्फा कण पर कितने आवेश होंगे? तो उससे पहले हम समझना चाहेंगे कि ये अल्फा कण क्या होता है। तो एक अल्फा कण की बात करें तो हीलियम परमाणु, जो हीलियम परमाणु होता है जिसे आप 2He4 कहते हो, 2He4 कहते हो, इसी को हीलियम परमाणु कहा जाता है। अब हीलियम परमाणु के अंदर यदि इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो इसके पास प्रोटॉनों की संख्या भी 2 होगी, और प्रोटॉनों की संख्या 2 है तो इस पर प्रोटॉनों की संख्या 2 है, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या 2 है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 ही होगी, ठीक है। यदि अल्फा कण की बात की जाए, यदि अल्फा कण की बात की जाए तो अल्फा कण हीलियम परमाणु को कहते हैं, और हीलियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 2 होता है, और 2 होने पर इसमें परमाणुओं की संख्या भी 2 होगी और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होगी। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गए तो आवेश निकालना है तो Q इक्वल टू N इंटू ई फार्मूला होता है, जहां पे N की वैल्यू कितनी है 2 और E का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आंसर 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये फाइनल आंसर रहा किसके लिए? तो एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है वह 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का होता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। यदि बात समझ में आ रही है तो एक और क्वेश्चन इसी बेस पे करेंगे, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन यदि आप देख रहे हो ध्यान से तो इसको समझो और बताओ क्या इसमें समझना है भाई। क्वेश्चन लिखा हुआ है सीधे सीधे कि एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यानी आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अधिकता, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। यानी इसके सोल्यूशन की बात करें, इसके हल की बात करें तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। इस सोल्यूशन में सबसे पहली चीज कि आपसे क्वेश्चन में एन ही पूछा जा रहा है, ठीक है, एन ही पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है यानी एन का मान पूछा जा रहा है। क्यू की बात करें तो कितना दिया है 1 कूलाम, और यदि ई की बात करें तो वो कितना है वो तो आपको पता ही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। यदि फार्मूले की बात करें तो Q इक्वल टू N इंटू ई। एन का मान कितना है भाई? तो एन का मान नहीं पता है सर। यदि एन का मान नहीं पता है आपको तो यहां पर जो आप वैल्यू निकालोगे वो किसकी निकालोगे? एन की। तो एन बराबर क्या आ जाएगा? Q अपान ई। क्या आ जाएगा? Q अपान ई, ठीक है। एन बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान ई। Q का मान कितना दे रखा है? Q की बात करें तो 1 कूलाम दे रखा है, और E की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम है, ठीक है। अब इस केस में यदि आप इसे कैलकुलेट करते हो, यदि इस अवस्था में आप इसे कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा यहां पर देखो सबसे पहली चीज तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ को ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा, ठीक है। और आप यहां पर 1/1.6 को डिवाइड करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻19 की जगह +18। यानी कोई पूछे कि 1 कूलाम, यदि किसी वस्तु पर 1 कूलाम का आवेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? तो उस पर 6.25 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। आई बात समझ में? इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्लियर है? यदि यहां तक बातें समझ में आ गई तो थोड़ी सी बातें आगे भी करते हैं। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें थोड़ी सी, ठीक है, तो सबसे पहली चीज यदि यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे बात करें तो आपको यह बात समझ में आएगी कि सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने दो तीन चीजें पढ़ी कि आवेश क्या होता है, फिर आवेश कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद यदि किसी वस्तु पर किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हो जाए तो उस पर आवेश की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। इतनी चीजें हम लोगों ने जान ली। यदि इतनी चीजें जान ली तो अगला टॉपिक हमारे पास जो आता है वह ये कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दो आवेशित पिंडों के लिए यानी आवेशों के लिए एक बल, यदि दो आवेशित कण एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो उस अवस्था के लिए उन्होंने उन दोनों के मध्य लगने वाले बल की गणना की है, और उस गणना के लिए एक नियम दिया है जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। सन 1785 ईस्वी में
फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। किस सन में? 1785 ईस्वी में। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कूलाम का नियम क्या कहता है। यदि कूलाम के नियम की बात की जाए, यदि कूलाम के नियम की बात की जाए, कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम किसके लिए सत्यापित है? तो सबसे पहली चीज, कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्यापित है। ठीक है, किसके लिए सत्यापित है? बिंदु आवेशों के लिए। और बिंदु आवेशों में भी कौन सा? तो बिंदु आवेश में वो आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। अब रही बात कि सर अल्प दूरी का मतलब क्या है, कितना दूर? अल्प दूरी का मतलब कितना दूर? तो सामान्य तौर पे इनकी जो रेंज होनी चाहिए वह एटॉमिक रेडियस के अप्रॉक्स होनी चाहिए। एटॉमिक रेडियस कितनी होती है? 10 के पावर -15 मीटर की कोटि का। यानी एटॉमिक रेडियाई जो होती है, परमाणु त्रिज्या जो होती है, वह 10 के पावर -15 मीटर की कोटि का होता है। तो 10 के पावर -15 मीटर की कोटि की बात होती है कि 10 के पावर -15 मीटर की कोटि तक की व्याख्या आप इस नियम से कर सकते हो। अन्यथा उसके अलावा जो भी चीजें होंगी वह इस नियम पर अप्लाई नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू में, जैसे कि 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर की दूरी पर रखें, तो उसके लिए भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होने, आपको क्वेश्चन जैसा पूछा जा रहा है वैसा सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है। यदि कूलाम के नियम की बात की जाए, तो कूलाम के नियम की बात की जाए तो कूलाम ने कहा कि यदि दो आवेशित पिंड, दो आवेशित कण एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, यदि दो आवेशित कण, यदि दो आवेशित कण, यदि दो आवेशित कण एक दूसरे से अल्प दूरी पर उपस्थित हो तो उनके मध्य कार्यरत बल उनके मध्य कार्यरत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, स्टेटमेंट फिर से पढ़ लीजिए। पहले तो क्या लिखा हुआ है? यदि दो आवेशित कण एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य कार्यरत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस लाइन का क्या मतलब है भाई? इस लाइन का मतलब यदि हम लोग बात करें तो इस लाइन का दो स्टेटमेंट आते हैं कि यदि दो आवेशित पिंड Q1 और Q2
एक दूसरे से अल्प दूरी हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, और इस अल्प दूरी को यदि मैं r मान लेता हूं, यदि इस अल्प दूरी को r मान लिया जाए, तो इस अवस्था में इन दोनों पर आरोपित बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यदि समीकरण 1 और 2 से बात किया जाए, समीकरण 1 तथा 2 से बात किया जाए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 भी F के प्रोपोर्शनल है और समीकरण 2 भी F के प्रोपोर्शनल है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। आप सबको ये जान लीजिए कि यदि कोई प्रोपोर्शनल साइन होता है, यदि कोई प्रोपोर्शनल साइन होता है, यदि इसको हटाया जाए तो इसके बदले दो चीजें आती हैं, एक बराबर का चिन्ह और दूसरा कोई एक नियतांक, दूसरा कोई एक नियतांक। एक बात याद रखिएगा कि हर जगह नियतांक की वैल्यू अलग अलग होती है। एक बात बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा कि हर जगह नियतांक की वैल्यू अलग अलग होती है। तो यहां पर जो नियतांक आने वाला है वह नियतांक है कैपिटल के। ठीक है, यहां पे जो नियतांक आने वाला है यानी F इज इक्वल टू कैपिटल के Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, जहां पर इस k की वैल्यू, जहां पर इस k की वैल्यू जो होती है, इस k की वैल्यू, ठीक है, इस k की जो वैल्यू होती है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। या कभी कभी एक स्मॉल k भी देखने को मिलेगा। तो अभी समझते हैं कि ये स्मॉल k क्या होता है। यदि इस स्मॉल k की बात करें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान r²। यानी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ये हमारे पास फाइनल फार्मूला मिलता है। अब बात ये आती है कि सर ये बताओ कि यहां पर ये k क्या है। यदि k की बात की जाए तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो कैपिटल k है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो स्मॉल k है, ये स्मॉल k जो है वह परावैद्युतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप पहले समझ लीजिए कि ये जो k है वह परावैद्युतांक है। क्या है? परावैद्युतांक। ठीक है, क्या है? परावैद्युतांक। यदि निर्वात के लिए बात करें, निर्वात के लिए यदि हम लोग बात करें तो निर्वात के लिए परावैद्युतांक k का जो मान होता है वह 1 होता है। ठीक है, और अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अभी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही समझिए कि k जो होता है वो परावैद्युतांक होता है और निर्वात के लिए k की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। यदि k की वैल्यू 1 हो जाए तो उस केस में फार्मूला जो हमारे पास मिलता है वह F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r² होता है। यानी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r² होता है। अब बात ये आती है कि सर इस पूरे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टोटल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब बात ये आती है कि सर ये कांस्टेंट वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ होता है। ये बात तो ठीक है सर, लेकिन अब ये बताइए कि ये 4 पाई तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है या एप्सिलॉन क्या होता है? तो यदि एप्सिलॉन की बात की जाए, तो एप्सिलॉन जो होती है वह वैद्युतशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, यदि वैद्युतशीलता कहलाती है। यदि वैद्युतशीलता की बात की जाए
तो यदि आप यहां पर जीरो लगा देते हो जिसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? निर्वात की वैद्युतशीलता। यदि एप्सिलॉन के नीचे नॉट ना लगा हो तो वो किसी माध्यम की बात कर रहा होता है, ठीक है। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। निर्वात की वैद्युतशीलता जो होती है वो एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट होती है। अब एप्सिलॉन नॉट की यदि बात की जाए तो एप्सिलॉन नॉट का अलग से अपना मान होता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात ये आती है कि ये एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट जो है जिसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता या वैद्युतशीलता कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक आपको यहां लिख के दे दिया हमने। क्या लिख के दे दिया भाई? ठीक है, इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। हाँ, यहीं पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है यूपी बोर्ड के अंदर। आप 7 सेट यदि देखोगे, प्रीवियस ईयर के 7 सेट देखोगे, तो 7 में से किसी न किसी एक सेट में आपको ये क्वेश्चन दिख ही जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है। आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर बीमा निकालना सीखा होगा एमएलटी के फॉर्म में, एमएलटी के फॉर्म में बीमा यहां फाइंड आउट किया जाता है। तो यदि एप्सिलॉन नॉट की बीमा की बात कर ली जाए तो कूलाम स्क्वायर, कूलाम यानी इस कूलाम की बीमा 80 होती है, कूलाम स्क्वायर है तो 80 स्क्वायर लिख दीजिए, अपान बल की बीमा MLT-2 होती है, और m की बात करें तो m की बीमा यानी मीटर की लेंथ की बीमा जो होती है वो L होती है, लेकिन स्क्वायर लिखा हुआ है तो L⁻2 लिख लीजिए। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट के बाद फाइनल आंसर जो इसमें आएगा m⁻⁻1, जैसे आप ये देख रहे हो नीचे m है तो ऊपर जाएगा तो पावर -1, L और L⁻2 मिलके L⁻−3 T⁻4 A⁻1, ठीक है। यानी ये बीमा आती है, क्या आती है? एप्सिलॉन नॉट की भी जो बीमा आती है m⁻−1 L⁻−3 T⁻4 और A⁻1 होता है। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि इतनी बातें समझ में आ रही हो तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सारी की सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट की बीमा मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूं सभी को कि ये याद करने वाली चीज नहीं है, तो इसलिए आप लोग भी याद मत करिएगा, इसको निकालना सीखना है आपको, ठीक है। तो जिन लोगों ने क्लास 11th में बीमा नहीं पढ़ा है वो कमेंट करके बता दें, मैं क्लास 11th की क्लास जब लूंगा तो उसमें इसको रिवाइज करा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखिएगा कि डायमेंशन कभी भी किसी भी क्वांटिटी, पूरे फिजिक्स के लेसन में आपको डायमेंशन देखने को मिलेगा, यानी आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए चाहे मैग्नेट पढ़िए आपको डायमेंशन देखने को मिलेगा। इस पूरे चैप्टर में कम से कम 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डायमेंशन में बस ये एमएलटी तो पूरा ही पूरा रहता है हमेशा, केवल इसके पावर्स आपस में थोड़े बहुत एक्सचेंज होते हैं, थोड़े बहुत चेंज होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर गलतियां हो जाती हैं कि किसी के पावर m किसी का पावर 2 ये 3 एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से हम गलती करके आ जाते हैं और हमें लगता है एग्जाम में कि हम सही करके आए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको इसे निकालना सीखना है, ना कि इसको रट्टा मारना है, ठीक है। रटोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे, ठीक है। अब इसके आगे यदि हम लोग बात करें तो कूलाम्स लॉ ने हम लोगों ने कूलाम्स लॉ पढ़ लिया। अब कूलाम्स लॉ पढ़ लिया तो इस पे एक आध दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है, तो ये देख लेते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई? 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 इंटू 10⁻15 मीटर की है। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि जो बल आप कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हो, इनके लिए जो इनके बीच यानी 2 आवेशित कणों के बीच की जो दूरी होती है वह दूरी 10⁻15 मीटर की कोटि की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ये वैल्यू कभी कभी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर यानी 1 2 3 के फॉर्म में भी देखने को मिल जाता है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। यदि इसके सोल्यूशन की बात की जाए तो इसका सोल्यूशन क्या होगा,
ठीक है। तो सबसे पहली चीज, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है, यानी किसकी गणना करनी है, तो F की गणना करनी है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, F पूछा गया है हमसे, दो प्रोटॉन है यानी Q1 और Q2 दोनों प्रोटॉन है, और दोनों प्रोटॉन है तो दोनों प्रोटॉनों पर आवेश भी बराबर होंगे। कितना होगा भाई, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का। और यदि उनके बीच की दूरी की बात की जाए तो दूरी r कितना दिया है, 4.0 इंटू 10⁻15 मीटर। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने K नहीं लिखा, तो भाई जब क्वेश्चन में कहीं K का जिक्र ही नहीं किया गया है तो उस केस में K लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस अवस्था में मान लीजिएगा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा निकाय आपका कहां रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है, ठीक है। और जब निर्वात में रखा होगा तो उसके लिए K का मान हमेशा 1 होता है। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो F की वैल्यू बात करें, F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस पूरे की वैल्यू यदि हम लोग बात करें तो आपको हमने बता रखा है कि 9 इंटू 10⁻9 होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है। Q1 की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और Q2 की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, अपान में R स्क्वायर। और R का मान कितना है, 4.0 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसका क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर यदि आपने कर दिया इसका स्क्वायर, तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। कैलकुलेट करने की बात करें यदि, देखो आप समझो पहले, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, यदि बेस इक्वल है तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो 10⁻19 10⁻19 और 10⁻9। तो यदि आप इसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻19 दूना 38, और 38 में से 9 घटा दीजिए क्योंकि ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो -38 आ जाएगा। 38 में से -9 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -29। अपान में क्या आ जाएगा भाई, तो अपान में बात करें तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 10 के पावर 15 है तो गुणा करेंगे तो 10 के पावर 30 हो जाएगा, ठीक है। 10 के पावर 30 जब ऊपर जाएगा, ठीक है, आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 इंटू 1.6 अपान 10 इंटू 10 टू पावर -29 इंटू 10 टू पावर -30 है, ऊपर जाएगा तो +30 हो जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद 9 इंटू 1.6 जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 16 9 144 होता है, यानी 144 आएगा, लेकिन 1 पॉइंट पे डेसिमल है तो यहां आप लगा दीजिए अपान में 10 इंटू 10 टू पावर -9 और +30 मिलके क्या मिलेगा 1, क्योंकि पावर आपस में बेस इक्वल है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, 30 में -29 जोड़ेंगे तो +1 आंसर आएगा, ठीक है। इस 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 14.4 बल है तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, 14.4 न्यूटन। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही होगी। यदि यहां तक में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अभी तक इतना क्वेश्चन करने के बाद आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम होमवर्क के फॉर्म में देके जा रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। यानी आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, Q इक्वल टू N इंटू E वाला फार्मूला लगाना है, जिसे आपको लगा के सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।